हाय फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे डीसीए, डेल क्रेडिट एजेंट। तो डेल क्रेडिट एजेंट एक सेलिंग एजेंट है जो कि अपने प्रिंसिपल के लिए कस्टमर या बायर सर्च करके लेके आता है, ढूंढ के लेके आता है। लेकिन डीसीए का यहां पर रोल इससे भी आगे अप्रोच करता है कि डीसीए जो अपने प्रिंसिपल के लिए बायर पर सर्च करके लेके आ रहा है, उसके साथ साथ वो अपने प्रिंसिपल को गारंटी भी देता है कि यदि बायर यहां पर पेमेंट करने में फेल हो गया, कि बायर यदि पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो ऐसे केस के अंदर डीसीए वहां पर पेमेंट करने की गारंटी देता है। अब डीसीए यहां पर पेमेंट करने की गारंटी देता है, तो ऐसे केस में ये आपके नॉर्मल कमीशन से हायर कमीशन भी अपने प्रिंसिपल से चार्ज करता है। नॉर्मल कमीशन से भी हायर कमीशन वो चार्ज करता है। इसको अपन यहां पर बोलते हैं डीसीए। तो मैं स्टूडेंट बात करता हूं, ए डीसीए इज ए सेलिंग एजेंट, मैंने शॉर्ट में बना रखा है, हु इज एंगेज बाय द प्रिंसिपल टू असिस्ट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस by acting the potential buyer on behalf of the principal, on the behalf of the principal. The factor that the differential in DCA from other agent is that, तो DCA और अदर एजेंट के बीच में क्या मेन फर्क है कि ये DCA गारंटी भी प्रोवाइड करता है सप्लायर को कि जो वो बायर लेके आ रहा है, यदि वो पेमेंट करने में फेल हो गया तो ऐसे केस के अंदर यहां पर डीसीए उसको पेमेंट करेगा। कौन पेमेंट करेगा? डीसीए पेमेंट करेगा। तो देखो मैंने इसको पूरा शॉर्ट में बना रखा है, डीसीए एंगेज इन द प्रिंसिपल टू असिस्ट इन सप्लाई बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग द पोटेंशियल बायर, जो उसके पोटेंशियल बायर है उनको वो सर्च करके लेके आएगा। तो अपन ने बात करते हैं, ये प्रिंसिपल है, सप्लायर कौन है? इसका प्रिंसिपल हो गया, और ये डीसीए उसका एजेंट हो गया। तो ये एजेंट इस प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है कि जो मार्केट में पोटेंशियल बायर है वो इसके लिए सर्च करके लेके आएगा, और सर्च करके लेके आएगा तो ये सप्लायर से यानी अपने प्रिंसिपल से कमीशन चार्ज करेगा। साथ ही साथ यहां पर एक कमीशन, हायर कमीशन चार्ज करेगा, क्योंकि ये कहता है कि यदि बायर पेमेंट करने में फेल हो गया, इफ द बायर फेल टू मेक द पेमेंट टू द सप्लायर ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट पे सप्लायर पेमेंट करने में फेल हो गया, then DCA make the payment to the supplier, यानी प्रिंसिपल को कौन पेमेंट करेगा? फिर DCA पेमेंट करेगा। तो ये चीज आपके इस केस में बताता है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपको मैंने अब इसलिए कराया है कि DCA काफी बार जैसा वर्ड आता है कि व्हाट इज द DCA या DCA किस तरह से वर्क कर रहा है, तो ये आपके यहां पर DCA क्या हो गया? एक तरह से सेलिंग एजेंट है, किसका? प्रिंसिपल का। और यदि अपन बात करें नॉर्मल एजेंट से, डिफरेंस इसलिए है कि यदि बायर पेमेंट करने में फेल हो जाता है तो ऐसे केस के अंदर वहां पर डीसीए सप्लायर को पेमेंट करता है। तो सप्लायर का पेमेंट क्या हो गया? एक तरह से सिक्योर हो गया, गारंटी दे रहा है डीसीए, इसके लिए वो उससे हायर कमीशन चार्ज करता है। तो डीसीए गारंटी द पेमेंट टू द सप्लायर, तो इसके लिए हायर कमीशन चार्ज करेगा वो, इसके लिए वो क्या करेगा? हायर कमीशन आपसे चार्ज करेगा। तो अपन बात करते हैं, where buyer fail to make the payment to the principal by the due date, DCA make the payment to the principal on behalf of the supplier। तो ये आपके हायर कमीशन चार्ज करके गारंटी दे रहा है कि यदि यहां पर बायर ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पा रहा तो फिर डीसीए सप्लायर को पेमेंट कर देगा। अब इस केस में ये कहता है, दिस लोन इज टू बी रिपेड बाय द बायर, बायर जो एक तरह से वो लोन दिखा देगा बायर को, और बायर इसको यहां पर क्या करेगा? बायर को लोन दिखा देगा, तो बायर से वो लोन का अमाउंट चार्ज करेगा अलोंग विद इंटरेस्ट। साथ ही साथ बायर का बिहाफ पे जो उसने पेमेंट किया तो बायर के लिए वो लोन दिखा देगा, और साथ ही साथ वहां बायर से लोन प्लस इंटरेस्ट, जो उसने पेमेंट किया था सप्लायर को बायर के बिहाफ पे, वो उसके लिए लोन हो गया, तो लोन प्लस इंटरेस्ट उससे चार्ज करेगा अलोंग विद एन इंटरेस्ट टू द डीसीए एट ए रेट म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन डीसीए एंड द बायर। तो यहां पर जो रेट होगी ना वो दोनों के बीच में म्यूचुअली डिसाइड की जाएगी, और जो रेट आएगी उसके हिसाब से उससे बायर से रेट चार्ज करते हुए बुक करेगा। तो जो वो इंटरेस्ट अलग से चार्ज कर रहा है, एडिशनल अमाउंट वो इंटरेस्ट के रूप में चार्ज कर रहा है,
तो स्टूडेंट वो उसके लिए यहां पर इनकम जो एडिशनल चार्ज कर रहा है वो बुक करेंगे। और मैंने यहां पर बताया था कि जब अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते हैं, अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते हैं, तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट जो हमने एडिशनल चार्ज किया गया है वो भी आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। 15(2)(d) यानी उसने जो लोन दिया उसके लिए उसने एडिशनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया, तो वो इंटरेस्ट भी उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा और उसे वहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करते हुए आपको जीएसटी कैलकुलेट करना होगा। तो ये डीसी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखो 15(2)(d) में ये इंटरेस्ट का अमाउंट आपको ऐड कर देना है वैल्यू ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने में। तो स्टूडेंट मैं एक बार वापस बताता हूं, डीसीए क्या कर रहा है, यहां प्रिंसिपल जो सप्लायर है उसके बिहाफ पर क्या कर रहा है, बायर को ढूंढ के लेके आता है, मार्केट में जाकर बायर को ढूंढ के लेके आता है। लेकिन यहां एक नॉर्मल एजेंट से बढ़कर वो काम कर रहा है कि वो सप्लायर को, यानी जो उसका प्रिंसिपल है उसको गारंटी भी दे रहा है यदि वो पेमेंट करने में फेल हो गया, कौन, बायर, तो वो पेमेंट करेगा किसको, सप्लायर को, जो अपने प्रिंसिपल को है। तो इसके लिए वो नॉर्मल से हायर कमीशन चार्ज करेगा, नॉर्मल कमीशन से हायर कमीशन चार्ज करता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं डीसीए। अब यहां पर जो बायर के बिहाफ पे उसने सप्लायर को पेमेंट किया वो लोन के रूप में दिखा देगा किसको, बायर को। किसको दिखा देगा, बायर को। अब बायर को लोन के रूप में दिखा दिया तो स्टूडेंट अब यहां पर ध्यान से देखना, वो उस लोन के साथ साथ बायर से इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, और जो इंटरेस्ट वो अलग से चार्ज कर रहा है वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर देंगे 15(2)(d). मैंने आपको पढ़ाया था, एनी एडिशनल अमाउंट चार्ज बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, फाइन, पेनल्टी। तो जो एडिशनल अमाउंट चार्ज किया जा रहा है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करते हुए हमें यहां पर जीएसटी को कैलकुलेट करना होगा। ये देखो आपके में आया क्वेश्चन है जिसको मैं यहां पर डिस्कस कर लेता हूं, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के अंदर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अपन इसको डिस्कस करते हैं। चाम्स लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी in a state of Jharkhand, manufactured the cosmetic product and appointed Mr. Handsome of Mumbai, who is registered GST, who is registered under GST in the state of the Maharashtra as their Dell credit agent, यानी DCA के रूप में हम उसको अपॉइंट कर रहे हैं। हम उसको किस तरह से अपॉइंट करें, DCA के रूप में अपॉइंट कर रहे हैं। To sell their product, being a DCA, he agreed to raise invoice in his and also guarantee for the realization of the payment from the customer to Charms Limited. In order to realize the payment from customer on the time, he extend short-term transaction-based loan to them and charge interest for the same. और यदि वो लोन देगा तो उसके ऊपर वो क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट भी आपसे चार्ज करेगा, इंटरेस्ट भी आपसे चार्ज करेगा। स्टूडेंट, मिस्टर हैंडसम प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन कैरिड आउट ड्यूरिंग द मंथ मार्च 2022। ये एग्जाम में आया था 22 में, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। आउटवर्ड सप्लाई गुड्स सोल्ड बाय मिस्टर हैंडसम इन हिज DCA कैपेसिटी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, तो ये आपके आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है 2,80,000 की। इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द अबव कस्टमर फॉर द शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू। जैसे अपन बात करते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन 20,000, तो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, तो मैंने कहा इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, दिस ऑल्सो इंक्लूड 15(2)(d). तो ये जो इंटरेस्ट आपके ले रहा है इसको भी हमें इंक्लूड करना होगा 15(2)(d) में। तो ये एडिशनल अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में चार्ज करना है, तो ये भी आपको ऐड करना होगा। कमीशन विल रेज ऑन द चाम्स लिमिटेड इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन in respect of DCA service provided 30,000। इनवार्ड सप्लाई आ रहा है, तो इनवार्ड सप्लाई इसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट का रोल प्ले करेगा। तो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव फ्रॉम चाम्स लिमिटेड बीइंग ए DCA, नो ट्रांजेक्शन वाज पेड, वैल्यू अंडर सेक्शन 15 2 लाख का, तो ये आपके 2 लाख का अमाउंट दिखाई दे रहा है।
तो ये आपके यहां पर क्या हो जाएगा, इसके लिए आईटीसी का रोल प्ले करेगा, इनपुट बन जाएगा। रिसीव ट्रेनिंग इन द मार्केटिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द चाम्स लिमिटेड एज पर डीसीए एग्रीमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। कंपनी चार्ज 75,000 फॉर सच ट्रेनिंग व्हेन इट्स प्रोवाइड द सेम टू अदर। यदि दूसरे इसको प्रोवाइड करते तो से 75,000 का अमाउंट लेते, तो लेकिन यहां से तो कोई चार्ज नहीं हुआ, तो जब पेमेंट ही नहीं किया तो उसका आईटीसी नहीं बनेगा। तो आईटीसी कितने का बनेगा, 2 लाख का 18%। द एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स ऑन बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई इज 9%, ईच फॉर सीजीएसटी एंड एसएसटी, यानी 9% सीजीएसटी इक्वल हो गई 9% एसएसटी एंड 18% फॉर आईजीएसटी। अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव फॉर टैक्स वेदर एप्लीकेबल subject to the information given above. Necessary condition are complied with the availing of the input tax credit. तो ये आपको इस केस में बता रहा है। तो यहां पे कह रहा है you are required to calculate gross GST liability and eligible input tax credit for the month of March 2022 of Mr. Handsome। तो ये आपके पूछा कि हैंडसम को कितना यहाँ पर जीएसटी का पेमेंट करने की लायबिलिटी अराइज होगी और कितना इनपुट आपके दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पर गुड्स सोल्ड, उसने आउटवर्ड सप्लाई की है गुड्स सोल्ड करने के लिए बाय मिस्टर हैंडसम इन हिज डीसीए कैपेसिटी 2,80,000, 2,80,000। साथ ही साथ में बात करता हूं इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द अबव, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना ले रहा है वो, जो उसने गारंटी दी होगी तो उसके लिए लोन दिया होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट का अमाउंट मिल रहा है, तो इनका 15(2)(d) के अंदर ऐड हो जाएगा वैल्यू सप्लाई में 20,000, तो टोटल वैल्यू हो गई 3 लाख। अब 3 लाख तो ये हो गया। अब इसके बाद ये कह रहा है कमीशन बिल रेज ऑन द चांस लिमिटेड दिस द इंटर स्टेट ट्रांजिशन। तो ये हो गया इंटर स्टेट सप्लाई, और इंटर स्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी की रेट हो जाएगी 18%, आईजीएसटी की रेट क्या हो जाएगी 18%। तो एक तो हमारे 3 लाख इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, दिस द इंट्रा एंड दिस इज इंट्रा। तो इसमें आएगा सीजीएसटी और सीजीएसटी 3 लाख का 9%, ये हो गया आपके 27,000 एंड 27,000। 30,000 दिस द इंटर स्टेट सप्लाई जो कमीशन आपके रेज कर रहा है, तो 30,000 का 18% स्टूडेंट आएगा 5,400। तो आउटपुट जीएसटी आ गया 27,000 और इसमें आईजीएसटी आ जाएगा यहां पर 18% 5,400 ये आपके आ जाएगा। अब इसके साथ साथ मैं कहता हूं कि इस पे इनपुट जीएसटी कितना आएगा, तो इनपुट जो इसने यहां पर परचेज करते वक्त दिया गया है, तो इनवार्ड सप्लाई पे इसने पेमेंट किया है, तो यहां पर अभी तक यहां पर बात करें कि कितना शो हो रहा है 2 लाख का। इंटर स्टेट तो आईजीएसटी का आएगा, जैसा इंटर स्टेट सप्लाई आईजीएसटी का इनपुट बनेगा of goods received from Charms Limited being DCA, no consideration was paid। अब इस तक उसने कंसिडरेशन नहीं किया, लेकिन वैल्यू अंडर द सेक्शन 15 2 लाख। तो 2 लाख का स्टूडेंट 18% कितना होगा, 2 लाख का 18% आपके हो जाएगा यहाँ पर 36,000। तो 36,000 में क्या हो गया का इनपुट हो जाएगा। तो ये तो आउटपुट सप्लाई होगी और ये मेरा इनपुट सप्लाई। ये आपके देखो सॉल्व हो गया आपके यहां पर हैंडसम फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अपन बात करते हैं कि यहां कितना हो गया, पहला गुड्स सोल्ड किया उसने डीसीए के रूप में 280 प्लस इंटरेस्ट अर्न किया ऐड कर दिया, तो ये हो गया 2 लाख। तो हो गया 3 लाख। 3 लाख का 9% 27,000 एंड 27,000। आईजीएसटी किस पे लगेगा, जो कमीशन जो उसने दिया गया है और ये इंटरेस्ट सप्लाई पे है, तो ये आपके चल जाएगा 30,000 का 18% 5,400। क्लियर है स्टूडेंट। इसके साथ साथ जो इसने गुड्स रिसीव किया है उस पे जीएसटी पे किया है 18%, तो ये गुड्स आपने रिसीव किया है, तो ये कह रहा है इनवार्ड सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम चाम्स लिमिटेड फ्री ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल। तो चाम्स लिमिटेड द एसेंट मिस्टर हैंडसम क्वालिफाइंग एज ए सप्लाई इवन थॉट द मेड विदाउट कंसिडरेशन। आपके अपन बात करते हैं उसको सप्लाई कंसिडर करते हैं, तो ऐसे केस में वो जीएसटी पे करेगा 2 लाख का 18% 36,000। तो इनपुट हो जाएगा 36,000, लेकिन जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसके लिए उससे कोई अमाउंट चार्ज नहीं किया जाएगा। ट्रेनिंग इन द मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम चाम्स लिमिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उससे फ्री ऑफ कॉस्ट है।
सिंस नो कंसिडरेशन इज चार्ज फ्रॉम द सर्विस, तो कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहे हैं तो ये सर्विस आपके टैक्सेबल भी नहीं हुई, तो हम जीएसटी पे नहीं करें, तो इस केस के अंदर हमें उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में टोटल आईटीसी बनेगा पास 36,000। तो टोटल आईटीसी कितना बनेगा स्टूडेंट? 36,000। ये हमारे इस केस में कवर कर रहा है। तो आई थिंक आपको डीसीए समझ में आ गया होगा। डीसीए समझ में आ गया होगा कि डीसीए क्या है स्टूडेंट, कि यहां पर डीसीए आपके प्रिंसिपल के बिहाफ पर यहां पर पोटेंशियल मार्केट में जाकर पोटेंशियल बायर को क्या करता है, सर्च करके लेके देता है प्रिंसिपल को। लेकिन इस ये हायर कमीशन चार्ज करता है नॉर्मल एजेंट से, क्योंकि यहां पर यदि बायर पेमेंट करने में फेल हो गया तो डीसीए इस चीज की गारंटी देता है कि मैं उसके बिहाफ पर पेमेंट करूंगा, तो इसलिए वो नॉर्मल कमीशन से हायर कमीशन चार्ज करता है, और जितना डीसीए के रूप से उसने पेमेंट दिया वो उसका उससे क्या चार्ज कर लेगा, वहां पर लोन के रूप में दिखाते हुए इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा, जो भी उनके म्यूचुअली डिसाइड हुआ है। और वो जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो 15(2)(d) के अंदर आपके इंक्लूड कर लिया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। तो ये स्टूडेंट आपके डीसीए का प्रोविजन था। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।